Okay, so let's continue with करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के लिए हम लोग हमारी जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं और ये इस सीरीज का थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन किया था रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर in absence of electric field and the behavior of conductor in presence of electric field। और ऐसा सारा डिस्कशन करके हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किया। यू माइट बी रिमेंबरिंग दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd is equal to charge of the electron, electric field, relaxation time tau, and then divided by mass of the electron। और इसका एक पूरा एनालिसिस आपको बताया गया कि एग्जैक्टली ड्रिफ्टिंग कैसे होती है, किस तरीके से ये सारा मामला चलते रहता है। थर्मल वेलोसिटी या थर्मल एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन तो मूव करते ही रहते हैं, बट दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट वैसे भी जीरो होता रहता है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा उनको एक पुश मिलता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से, और इफेक्टिवली वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होने लगते हैं, और इसी चीज को हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग। इस डिस्कशन को कंप्लीट करते वक्त हमने ये भी देखा कि बैटरी या सेल जो है ये एनर्जी के सोर्स की तरह काम करता है, ना कि चार्जेस के सोर्स। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखिए कि सेल या बैटरी जो है हमेशा ये एनर्जी प्रोवाइडर है, वो चार्ज कभी नहीं प्रोवाइड करेगा। चार्ज तो कंडक्टर में पहले से मौजूद होते हैं, बस बैटरी का काम ये है कि उन चार्जेस को एनर्जी दे ताकि वो किसी सर्किट में अपनी सर्कुलेशन को, कह लीजिए कि अपने राउंड को जो है वो पूरा कर ले। आपको ये भी याद होगा कि हमने किसी गिवन वॉल्यूम में जब अमाउंट ऑफ चार्ज को डिफाइन करना है या अमाउंट ऑफ चार्ज को फाइंड करना है, इस फॉर्मूले पर भी मैंने अच्छा खासा डिस्कशन किया था। तो हम वहां पे लिखते हैं E यानी कि चार्ज, इन पर्टिकुलर कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं N चार्ज डेंसिटी से, विच मींस द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर इस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उस रीजन के वॉल्यूम से, और ऐसा करके हम किसी गिवन सिचुएशन में कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस मौजूद हैं उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन को हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में, और वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस डेरिवेशन के साथ हम इस पूरे डिस्कशन को, जो तीसरे लेक्चर तक कंटिन्यू होता जा रहा है, हम कंक्लूड कर लेंगे। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग करंट क्या होता है, वहां से लेकर के करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक फाइनल रिलेशन जो हम बना रहे हैं, इसमें ये डिस्कशन पूरा हो जाता है। और इसके साथ साथ पॉसिबल हुआ तो हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे जिसे हम कहते हैं मोबिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा, आई मीन टू से एक कंडक्टर है, नॉट बड़ा सा, मैं बड़ा इसे बना के बताता हूं, है ना, ये बड़ा होता नहीं है, लाइक वायर्स, ऐसा कोई एक कंडक्टर है हमारे पास। अब इस कंडक्टर का ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये ए है। ऐसा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ओके, ऑफ कोर्स हमारा ये मानना होगा कि हम इस कंडक्टर को एक पावर सप्लाई, एक बैटरी, एक ईएमएफ, जो कहना है कह लीजिए, उस हिसाब से हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इस पावर सप्लाई के कनेक्ट करने की वजह से हम इस कंडक्टर में मौजूद चार्जेस को काफी सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उसी एनर्जी को लेकर के वो चार्जेस कैरी करते हैं, रेजिस्टेंस में वो एनर्जी डेसिपेट होती है, और फिर एक बार बैटरी के पास वो खाली हाथ आ जाते हैं, बैटरी उन पे रहम दिखाती है, फिर उनमें एनर्जी भरती है और फिर उनको दोबारा भेजती है। तो ये पूरा एक साइकिल एनर्जी कैरियर की तरह यहाँ पे चलता रहता है। ये एक्सप्लेनेशन तो हो चुका था अपना, राइट? यस सर। अब कहानी आगे ये है कि जो चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे वो इस पर्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते जाएंगे, वो ड्रिफ्ट करेंगे, कोलिजन भी करेंगे, टकराएंगे भी, और इलेक्ट्रिक फोर्स के मिलने की वजह से थोड़ा 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 आगे खिसकते जाएंगे। हावेवर ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसका जो मैग्नीट्यूड है काफी कम होता है, हम जानते हैं,
10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, वेरी लेस, बट इफेक्टिवली ये करंट को कंट्रीब्यूट करता है। इफेक्टिवली थोड़ा थोड़ा चार्जेस को आगे 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 पुश मिलता जाता है। अब बच्चों मान लेते हैं कि किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपने ये देखा कि जो चार्जेस हैं वो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में है, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। चलो समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। अब ये चार्ज वैसे तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, नो डाउट, थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, बट टू अंडरस्टैंड द केस इन अ वेरी सिंपल मैनर, आसान तरीके से अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बैटरी ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया यहाँ पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि इन चार्जेस को एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश मिलेगा, एक नेट फोर्स इन पे डेवलप हो जाएगा, ये चार्ज ड्रिफ्ट करने लगेंगे और इस क्रॉस सेक्शन में से मूव करते 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 हो सकता है थोड़ा यहां तक आ जाए। बात समझ आ रही है बच्चे? हो सकता है Yes, कि वो यहां तक आ जाए किसी टी टाइम में, या चलिए छोटा सा टाइम ले लेते हैं dt, dt टाइम में ये चार्जेस यहां तक आ जाए, लाइक दिस। तो हम ये कहेंगे कि इन चार्जेस ने इतना डिस्टेंस लेंथ में यहां से यहां तक कवर किया। ओके, आप जरा ध्यान से देखें, अगर आप इस लेंथ को लिखना चाहते हैं तो बेटा बेसिकली ये लेंथ जो है ना डिस्टेंस है। अब आप मुझे बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आंसर सिंपल है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। yes, sir. अब जरा ध्यान से देखें, ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ये फिलहाल ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कवर हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट करने लग रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इफेक्टिवली, वो थोड़ा 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 करके आगे खिसकते गए। तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन की जो आगे खिसकने वाली वेलोसिटी है, आगे की तरफ फॉरवर्ड मोशन की जो उसको एक वेलोसिटी मिलेगी, वो तो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इनटू अगर हम ये कहते हैं कि एक हल्का सा टाइम इंटरवल यहाँ पे हमने लिया जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर के यहाँ आगे तक खिसक गए हैं, आई मीन टू से चार्जेस, पॉजिटिव या नेगेटिव व्हाटएवर यू वांट टू से, तो ये जो लेंथ है ये कुछ इस फॉर्मूले से ऐसे आइडेंटिफाई हो गया। ये बात बच्चों सबको समझ में आ गई? Yes, sir. अब मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करता हूं कि ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन बनेगा यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा सिलेंड्रिकल पोर्शन बनेगा, ध्यान से समझें, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 pi r cube. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिलेंड्रिकल पोर्शन मैं जो बोल रहा हूं उसको तो समझो। एक सिलेंडर की वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं? तो आंसर सिंपल है, आंसर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर, this is the formula for volume of the cylinder. So we can write here कि volume of the cylinder will become AVD dt। बात को समझे, क्योंकि L को हमने अभी अभी प्रूफ किया यहाँ पे, ये राइट है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सिलेंडर की एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले में कंफ्यूजन मत करिए, मैं कुछ नहीं कर सकता इतना अगर बुरा हाल रहा तो। ओके, A into L। अब एक छोटे से क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये क्रॉस सेक्शन में से जो चार्जेस गुजर रहे हैं, पास हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बेसिकली ये यहां कहीं थे, फिर वो इस क्रॉस सेक्शन में आए, ये क्रॉस सेक्शन वाले चार्जेस तो अब यहां पहुंच गए, लेकिन इन चार्जेस से जो पीछे चार्जेस थे क्या वो यहां पहुंचे होंगे? Yes, ये Yes. मामला तो लगातार Yes, ऐसा sir. कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। yes, तो जरा yes, सीधा सा मतलब ये हो गया बच्चों के इस छोटे से सिलेंड्रिकल पोर्शन में बहुत सारे चार्जेस भरे हुए हैं, क्योंकि ये वाले पिंक वाले चार्जेस मैं बोल रहा हूं कि इस ब्लैक वाले पोर्शन में चले गए, तो ऑब्वियस बात है पिंक वाले से पीछे भी कुछ और चार्जेस होंगे, वो यहां पहुंचे होंगे, यहां वाले चार्जेस यहां, यहां वाले चार्जेस यहां, यहां वाले चार्जेस यहां, मतलब इसी तरीके से ये मामला चल रहा है। तो मोर और लेस हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा छोटा सा जो एलिमेंटल सिलेंडर है ये चार्जेस से भरा पड़ा है। तो मैं ये समझना चाहता हूं, मैं इस बात को लिखना चाहता हूं यहां पे कि इस छोटे से सिलेंड्रिकल पोर्शन में
ओवरऑल लेवल पर, टोटल लेवल पर कितने चार्जेस इंक्लूडेड हैं। तो आंसर सिंपल है, यहां ऊपर देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है और हमने ये पिछले लेक्चर में डिराइव भी किया था। क्या है आंसर? एन ई इंटू वॉल्यूम फैक्टर, वेर ई इज द चार्ज ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन, यू मे से, और द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द सिंगल वैल्यू, सिंगल चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड ई। एन इज द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू उसको मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम से, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम बन रहा होगा। अब ध्यान से देखो, तो क्या हम इन चार्जेस को थोड़ी देर के लिए डीक्यू बोल दें, छोटी सी वॉल्यूम में आने वाले, E इंटू एन। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्या बनाया? ए वी डी डी टी, करेक्ट है? Yes, sir. अब एक छोटा सा काम करें, छोटा सा काम, एंड देन यू आर डन विथ योर डेरिवेशन। dq डिवाइडेड बाय dt कर दें आप बस, तो ये हो गया ई एन ए वी डी। अब थोड़ा सा अपनी मेमोरी पर भरोसा करें और पीछे जाएं और बताएं कि dq बाई dt क्या होता है। व्हाट इज dq बाई dt? क्या मैंने इतना मुश्किल सवाल किया? I. करंट, इट्स करंट। I was expecting you will answer this hurriedly. dq by dt is current. Correct or wrong? Yes, sir. तो हमें करंट का एक बहुत जबरदस्त फॉर्मेट मिल गया यहाँ पे, बहुत जबरदस्त फॉर्मेट। और यही वो रिलेशन है जिसको हम सर्च कर रहे थे, जिसके लिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं पिछले 2 लेक्चर्स से। अब यहां जरा इस बनने वाली करंट को ठीक से एनालाइज करिए, इसकी इस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझिए। इसमें ये चार्ज है E, और हम जानते हैं किसी गिवन सिचुएशन में किसी कंडक्टर में जब इस E चार्ज के मैग्नीट्यूड को लिखा जाएगा तो ये तो होगा 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। Yes, sir. ये n जो है ये नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। लास्ट टाइम शायद हमने कैलकुलेट भी किया था, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 29, 10 to the power 23, 10 to the power 25। कॉपर का एग्जांपल लेके मैंने बताया था आपको ये कैसे निकालते हैं, कि भाई एक छोटी सी यूनिट वॉल्यूम में टोटल चार्जेस कितने आ रहे हैं, उसको ये बोलते हैं n। ए जो है ना, ये इस तरीके के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि वो कितना मोटा या पतला है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कमिंग हियर इज Vd, which is the drift velocity of the charges after applying the electric field। अब देखो, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो हम जानते हैं ड्रिफ्टिंग होना बंद हो जाएगी, क्योंकि ड्रिफ्टिंग तो उसी वक्त आएगी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे होते हैं। थोड़ा सा फोर्स डेवलप हो जाएगा चार्जेस पर, जिसकी वजह से चार्जेस एक आगे की तरफ पुश मिलता जाएगा और चार्जेस आगे आगे बढ़ते जाएंगे, उसी को ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, मतलब बैटरी नहीं लगाई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो अल्टीमेटली हम ये भी कहते हैं ना कि करंट जीरो है, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो वी गॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटिंग करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम चाहे तो इस फॉर्मूले को इसके अलग अलग फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, मैं कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे पहला फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू करंट जो किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, जिसको हम एमीटर से आराम से मेजर कर सकते हैं, एंड देन वी हैव गॉट En into A। ये इसका पहला फॉर्मूला है। अगर मैंने किसी तरीके से करंट को कांस्टेंट रखा है तो मैं ये कह सकता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर न्यूमेरिकल्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम बड़ा कर दें, चौड़ा कर दें, वाइड कर दें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन। हाँ, कंडीशन ये है कि करंट कांस्टेंट रखना चाहिए। बात समझ आई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब इस रिलेशन को हम एक और बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। जरा सेकंड इसका फॉर्मेट देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू, आप अगर ठीक से नोट करते हैं तो करंट अपॉन एरिया क्या होता है? जे करंट डेंसिटी, भूले तो नहीं, Yes, sir. E इंटू एन। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब E और N फैक्टर को अगर कांस्टेंट मान लिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट डेंसिटी, ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ, शर्त ये है कि इसमें चार्ज और दैट नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों फैक्टर को हमको कांस्टेंट अज्यूम करना है। तो करंट डेंसिटी के साथ भी हम इसका डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसी चीज का बच्चों हम एक तीसरा फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको पिछला लेक्चर थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा।
ये जो करंट डेंसिटी होती है इसके लिए हम लिख सकते हैं सिग्मा ई। करंट डेंसिटी हटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा ई, वे सिग्मा इज द कंडक्टिविटी टर्म, कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन कंडक्टर। अभी क्या होता है आगे के लेक्चर्स में आएगा आपको समझ में, तो हम ये भी एक फॉर्मेट बना सकते हैं। इसी चीज को बच्चों हम यूं भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय ई एन इंटू रो रेजिस्टिविटी, या हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस टर्म के बारे में भी घबराए नहीं, जब हम रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे तब हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों पर अच्छी डिस्कशन करेंगे। तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और एट लास्ट द फिफ्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई कैन क्लेम, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, v पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय ई एन रो इंटू एल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको, जहां पे आपको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। एनी हाउ आई जस्ट वॉन्ट टू से हियर दैट कि हम मल्टीपल फॉर्मूलीज से इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन से हम इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस का भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे अब आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को देखिए, इसमें सारी की सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो इस फॉर्मूले से हम एक सीधा सा अंदाजा ये निकाल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज किसी गिवन कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बन गई। यानी कि अगर आपने बड़ी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगाई है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, एंड अकॉर्डिंगली ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट इट। ये कुछ इसके स्टैंडर्ड तरीके हैं। बात आई बच्चों समझ में? Yes, sir. हाँ। अब यहां आकर के हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं जो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। फिलहाल तो नहीं, इस चैप्टर के लिए हम इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स, एक यूनिट पढ़ेंगे बाकायदा सेमीकंडक्टर्स। उसमें ये बहुत यूजफुल होगा, ये वाला टर्म जो मैं अभी डिफाइन करने जा रहा हूं। इसे हम कहते हैं मोबिलिटी। क्योंकि ये सब अरेंजमेंट्स करके, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लगा के करंट वरंट बना रहे हैं, तो बेसिकली हम चार्जेस को मोबाइल कर रहे हैं, मूवमेंट्स दे रहे हैं ना, उसको आगे बढ़ा रहे हैं ना, उसी को तो हम कहते हैं मोबाइल करना, हरकत देना। तो इन चार्जेस के लिए हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं मोबिलिटी, जो बताया जाता है बाय यूजिंग अ सिंबल म्यू। और किसी गिवन सिचुएशन में म्यू हम लिखते हैं by using two different terms. One of them is drift velocity per unit applied electric field. ये है इसकी मोबिलिटी, कि आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है और उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में, उसके आउटकम में इलेक्ट्रॉन्स को टोटल कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली है। अगर बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के आपको बहुत बड़ी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाती है तो हम कहेंगे मोबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में? Yes, sir. एंड अकॉर्डिंगली हम इसके कुछ यूनिट्स डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हम इसका ऐसा यूनिट बनाए मोबिलिटी का, तो अब मैं यूनिट के पूरे डिटेल डिस्कशन में नहीं जाता हूं, बस इसका यूनिट मैं आपको बता देता हूं, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट लगा देंगे, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट लगा देंगे, तो आपको फाइनली ये यूनिट मिल जाए। अब इसी मोबिलिटी को हम कुछ और तरीके से भी बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ एम, ये सबको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हम इसी मोबिलिटी को चाहें तो लिख सकते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आता है क्यू ई टाउ बाई एम डिवाइडेड बाई ई। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, मैंने चार्ज को ई बोलने की बजाय क्यू बोला है, तो कोई घबराए नहीं आप, ये क्यू क्या है, चार्ज ही है।
और n क्या है? तो चार्ज ही है। यहां हम n इसलिए लेते हैं कि हम बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, हमें पता है, सॉरी e चार्ज ही है। हम यहाँ पर e इसलिए लेते हैं क्योंकि हम बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है। लेकिन ऐसी बहुत सारी दूसरी सिचुएशंस हो सकती हैं किसी लिक्विड में, किसी गैसियस सिस्टम में, जहां पर इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और चार्जेस मूव करे। तो जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए मैं स्मॉल ई की बजाय यहाँ पे चार्ज के लिए क्यू लिख रहा हूं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। अच्छा, हम देखेंगे इसमें से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला टर्म तो कट जाएगा और एक बड़ा ही यूनिक सा फॉर्मूला हमें मिलेगा कि भाई मोबिलिटी तो लिखी जाएगी क्यू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग चार्ज। आपको याद है ना रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम इज दैट टाइम विच इज द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एक कोलिजन के बाद जो दूसरा कोलिजन होने वाला है, उस दूसरे और पहले कोलिजन के दरमियान में जो छोटा सा गैप आपको मिलेगा टाइम का, जहां पर चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा रिलैक्स होगा और सीधा चलेगा, उस टाइम को, उस इंटरवल ऑफ टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. अब यहां पर हम मोबिलिटी को एक और तरीके से भी बता सकते हैं। एक और अप्रोच भी है यहां पर मोबिलिटी बताने का। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय n इंटू क्यू। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये भी एक तरीका है। अब कुछ कुछ बुक्स में यहां डायरेक्टली n इंटू ई भी लिखा हुआ होता है, तो e या q से कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये q बोले या e बोले, ये जस्ट रिजेंबल कर रहा है चार्ज को, डरे नहीं यहां पे आप। बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो मेनी टाइम हम सिग्मा को यूं भी लिखते हैं, n q इन मल्टीपल ऑफ म्यू, मोबिलिटी। ये भी एक अप्रोच है। और इसी चीज से रेजिस्टिविटी हम बनाते हैं, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन एन क्यू इंटू म्यू, बिकॉज वी हैव अ वेरी सिंपल कंडीशन, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। इस चीज का यूज करके मैंने आगे का रिलेशन लिखा है। तो मैं फिर आपको यहां बोलूंगा कि ये रो सिग्मा के लिए फिलहाल आप टेंशन न लें, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इस पर काफी डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल इस डिस्कशन में हम इनके फॉर्मूलेज को एस्केप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये रिलेटेड फॉर्मूलीज हैं। तो बस मैं फॉर्मली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। इसकी डिटेलिंग जो है वो आगे आएगी जब हम रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे तब। तो ये है मोबिलिटी। अब मोबिलिटी की खास बात क्या होती है पता है? कि कुछ कुछ करंट्स कुछ स्पेशल मटेरियल्स में अलग अलग चार्जेस की वजह से बनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से भी करंट बनते हैं। जैसे आप सेमीकंडक्टर वाला एग्जांपल ले लें, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट बनेगा, और एक टर्म आता है पॉजिटिव चार्ज के लिए होल, उसकी वजह से भी करंट बनेगा। या इवन आप किसी लिक्विड के अंदर करंट को कंसीडर करें, आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो कैटायन अनायन दोनों करंट बनाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दोनों करंट बनाते हैं, और वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे Na+Cl-, इस तरीके का आपने सॉल्यूशन बना लिया, तो Na भी चल रहा है प्लस में अपना, और Cl- भी चल रहा है, अब दोनों की वजह से करंट बन रहा है। तो मोबिलिटी जो है वो हर एक चार्ज के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग डिफाइन की जा सकती है, क्योंकि ये तो डिपेंड कर रही है ना कि चार्ज कितना है, चार्ज का मास कितना है, उसका रिलैक्सेशन टाइम कितना है, ये सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रही है। सो इफ वी हैव अ सिचुएशन जिसमें हमारे पास अगर अलग अलग चार्जेस इंक्लूडेड हैं, तो हम उस वक्त उस मोबिलिटी को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक चार्ज के लिए हम मोबिलिटी नंबर 1 ऐसे लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग चार्ज T1, रिलैक्सेशन टाइम T1 एंड करस्पॉन्डिंग मास M1। और जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे चार्ज की मोबिलिटी को हम लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग चार्ज Q2, रिलैक्सेशन टाइम उस चार्ज के लिए T2 एंड करस्पॉन्डिंग मास ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज इज M2। So this term is highly useful इन पर्टिकुलरली जब हम सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हमें डिफरेंट चार्जेस के लिए मोबिलिटी को समझना होगा। सो विद दिस हम करंट के सारे डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। ओके, सो हमें
इसके लिए तकरीबन 3 लेक्चर का लंबा चौड़ा डिस्कशन करना पड़ा, राइट फ्रॉम बिगिनिंग के कैसे कैसे करंट्स को डिफाइन किया जा रहा है, कैसी कैसी कंडीशंस उसमें डेवलप हो रही हैं, ड्रिफ्टिंग का क्या मतलब होगा, और एट लास्ट हमने करंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस को ऑब्टेन किया. इवन वी हैव डिफाइंड द टर्म ऑफ मोबिलिटी विथ इट्स यूनिट एंड अ पर्टिकुलर फॉर्मूला. गेटिंग इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. इन सब में मैं एक और चीज आपको यहां पे याद रखने के लिए कहूंगा. ये जो टर्म है ना एन, स्मॉल एन, जिसे हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, पता है ना आपको? इंपॉर्टेंट टर्म है काफी. Yes, sir. चार्ज डेंसिटी हम बोलते हैं. इन पर्टिकुलरली कहे ना इसको, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं कंडक्टर्स के केस में. बेसिकली ये चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट Volume. वॉल्यूम. तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसे कैलकुलेट करने का कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है? इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? क्या हमें वाकई एक एक चार्ज गिनना पड़ेगा? ये तो काफी मुश्किल वाली बात हो जाएगी. और फिर वॉल्यूम से उसको डिवाइड करो. अब जैसे कॉपर का उस दिन हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेशन किया था, तो आपने देखा कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा. पूरा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करो, एटॉमिक मास नंबर पता करो, एटॉमिक नंबर के आइडेंटिफाई कर लो, उसके उतने मोल्स बनाओ, फिर उतने मोल्स में एवोगाड्रोस नंबर इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाएंगे, फिर देन अकॉर्डिंगली कितनी वॉल्यूम में होगा. तो इट्स ह्यूज. सो व्हाई नॉट टू मेक अ वेरी सिंपल एंड जनरलाइज फॉर्मूला फॉर इट? तो हमने इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया है. n इज इक्वल टू, आप कह लीजिए चार्ज डेंसिटी, या आप कह लीजिए यहां पे नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम. तब इसे लिखें कैसे? तो ध्यान से देखो, इसमें टोटल 4 टर्म आएंगे. पहला आएगा Na, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर. इसके मल्टीपल में दूसरा टर्म आएगा x. अब x क्या है मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी. इसके मल्टीपल में एक तीसरा टर्म आएगा जिसे हम कहेंगे d, यानी कि डेंसिटी ऑफ दैट मेटल, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, d. और लास्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल से, A. तो यहां जरा टर्म्स को हमें ठीक से पहचानना पड़ेगा. ओके, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे पहली चीज, ये Na वाला नंबर क्या है? एवोगाड्रोस नंबर. हम जानते हैं कि किसी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस के लिए जब एवोगाड्रोस नंबर को कैलकुलेट किया जाता है तो ये कितना होता है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल. ग्राम, ग्राम मोल. अगर हम किलोग्राम मोल के हिसाब से चलेंगे तो 23 के बजाय 26 हो जाएगा, ये भी याद रखना. Yes, sir. फिर x क्या है? तो आंसर है बच्चों, x है कि हर एक सिंगल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं. ये x है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम. जैसे कि आपने देखा कॉपर वाले केस में, हालांकि उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 29, लेकिन जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं, उसकी पूरी पेयरिंग स्पिन अप स्पिन डाउन बनाते हैं, तो हम देखते हैं खाली एक सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास खाली बचता है. तो ऐसा टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसे हम कहेंगे x. तीसरी चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो मटेरियल, जो मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है, और वो फैक्टर है d, डेंसिटी ऑफ मेटल. जैसे कॉपर यूज कर रहे हैं, कॉपर की डेंसिटी, आयन यूज कर रहे हैं, आयन की डेंसिटी, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की डेंसिटी एंड अकॉर्डिंगली. और आखिरी और लास्ट पॉइंट A. तो याद रखें यहां पर A क्या है? एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसमें हमें ये नंबर ऑफ चार्जेस को पता करना है. चार्ज डेंसिटी को पता करना है, रादर आप ऐसे कह लीजिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को पता करना है. तो हम कैलकुलेशन करते वक्त इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का ही हेल्प लेंगे. इसी से हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमने बना दिया यहां. एंड लेट मी टेल यू दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हिच विल लीड अस टू मेनी सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस. ओके, Yes, sir.
तो ये इस टॉपिक का इनिशियल डिस्कशन था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे मैंने कहा ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, तो अब जितना भी डिस्कशन हम इस पे कर चुके हैं रिगार्डिंग चार्ज, चार्ज डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम कह लीजिए, इन कंटिन्यूएशन आप करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कैलकुलेट करिए, आप इसमें डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में बात करिए, या फिर मुझे इन पर्टिकुलर कहना चाहिए करंट की डेंसिटी के बारे में आप बात करिए, करंट की जनरल डेफिनेशन के बारे में बात करिए, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का रेफरेंस बना के करंट का कैलकुलेशन समझिए। जो भी हमने पहले लेक्चर से डिस्कशन किया है, अब हम उस पर कुछ इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, and we'll be going for around 20 to 25 number of questions for all that theory which we have covered till now. Okay, so let's begin. Let's start with the first question for today. तैयार है सब लोग? बहुत अच्छा होगा कि आप वो सारी बातें अपने सामने नोटबुक में लिखी हुई रखें, ताकि कोई भी फॉर्मूला जब मैं यूज करूं तो आपको तकलीफ ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो कि मैं ये कौन सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, कहां से लिख रहा हूं। हाउएवर मैं एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा कि मैं फॉर्मूला कहां से ला रहा हूं, बट आपको रिलेट हो पाए कि मैंने इसे कौन से सेक्शन से कहां से उठाया है फॉर्मूले को। तो अगर आपके पास कंडीशंस लिखी हुई हैं, इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज माइक ऑफ रखें, मुझे बार बार बोलने नहीं लगाएं प्लीज, नहीं तो फिर मुझे मतलब रिमूव करना पड़ेगा अननेसेसरीली आपको लेक्चर में से। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। Now we have two boys A and B, and they are sitting at the 2 points in the field. Both boys are sitting near an assemblance of the charged ball, each carrying a charge of plus 3 E. E is the charge, magnitude 1.6 into 10 to the power minus 19, याद रखें। तो ये दो लड़के जो हैं ये चार्ज किए हुए बॉल्स के नजदीक बैठ रहे हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, जिसमें सिंगल ई का जो वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। अब ए क्या करता है, 100 बॉल्स पर सेकंड फॉरवर्ड करता है, थ्रो करता है बी की तरफ, जबकि बी क्या करता है 50 बॉल्स को थ्रो करता है ए की तरफ। तो फिर इन दोनों के दरमियान में करंट कितना आएगा, ऐसे पूछ रहा है। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ सिचुएशन हियर कि ये दो लड़के हैं और ये बॉल फेंक रहे हैं लाइक दिस, और इनके पास बहुत सारे बॉल्स हैं। तो इसने अपना बॉल ऐसे फेंका लाइक दिस, और इसने फिर अपना बॉल ये ऐसे कंटिन्यू करेगा, और ये बॉल ऐसे क्रॉस कर जाएगा, ये बॉल यहां क्रॉस कर जाएगा। तो किसी मिड पॉइंट पर टोटल कितना करंट डेवलप होगा, ये पूछ रहा है। अब आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो ए ने कितने बॉल थ्रो किए थे, 100, 100, जबकि बी ने कितने किए, 50, 50, तो टोटल बॉल इस मिड पॉइंट पर जो क्रॉस हो रहे हैं वो कितने हैं, 150, 150, गलत, 50 50, है। क्या बात कर रहे हो, 150 कैसे हो सकते हैं? ए ने बी को 100 रुपये दिए, बी ने ए को 50 रुपए दिए, तो टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ, 50, 50 का ही तो हुआ ना, देखा जाए तो। बैलेंस शीट जब एंड करोगे तो उसमें 50 का ही डिफरेंस बताओगे ना। yes sir, कॉमर्स की लैंग्वेज में बात करना पड़ रहा है। एनी हाउ, तो जो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हुआ है वो कितना हुआ है, 50 का। 50, एक्चुअली 50 चार्ज नहीं है, 50 बॉल है कि नहीं? yes sir, yes sir, और ये 1 सेकंड में ही हो रहा है, बिकॉज क्वेश्चन में ये साफ साफ बोला है कि ये सब कुछ पर सेकंड हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे dt टाइम को अज्यूम करते हैं ना, तो ये dt टाइम कुछ और नहीं है, ये जस्ट 1 सेकंड है। अब हमें लिखना है करंट, तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि करंट होता है चार्ज का फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज का ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम, अगर और करेक्टली बोला जाए। yes sir, तो आप खुद सोचें यहाँ पे कि कितने चार्जेस ट्रांसफर हुए हैं। 50 divided by 1, नहीं, गलत, 50 into 3e, क्योंकि हर बॉल के पास 3e इतना चार्ज है। 50 कैसे होगा, 50 तो बॉल का काउंट है,
उसकी गिनती है कि भाई 50 बॉल इधर से उधर हुए, इसने 100 फेंका, उसने 50 फेंका, तो जो ट्रांसफर हुआ, नेट एक्चुअल ट्रांसफर जो बोला जाएगा, वो तो 50 बॉल हुए, 50 बॉल हुए, लेकिन हर बॉल पर चार्ज कितना है? 3 lakh. 3e 3. divided by whatever the time, and in this situation the time is 1 second. Now this is 50. 3. Each e is 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by, for your understanding मैं बस यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन करें 50 into 3 150, 150 into 1.6 कितना होगा? बता दें अभी आप लोग। 150 into 1.6 आपने तेजी से बताना है, अभी टाइम पास नहीं करना प्लीज। 240 into 10 to the power minus 9. यस, तो जब हम इसे फाइनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 240 into 10 to the power minus 19 एम्पियर, बिकॉज दिस इज करंट विच वी आर मेजरिंग। बात आई समझ में? Yes, sir. Okay, now let's take the second question. ये स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा ठीक से। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, डोंट वरी, हमें पढ़ना है आगे, तो हम ये बोहर मॉडल की तरफ नहीं जाते हैं, बस ऐसे देखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के घूमने की बात चल रही है। बेटा यहां पे जो चार्ज एंगेज है ना, वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ई, और उसका मैग्नीट्यूड हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका रेडियस है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, सॉरी माइनस 11, रेडियस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर, और उसका स्पीड भी बताया घूमने का, दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो अब ये बोल रहा है कितना करंट बनेगा। तो बच्चों करंट जो हम लोग लिखते हैं वो तो उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में यही लिखा जाएगा ना, dq डिवाइडेड बाय dt। तो फिलहाल की सिचुएशन में हमको लिखना पड़ेगा E, और इसके घूमने का एक टाइम पीरियड होगा, दैट इज इक्वल टू कैपिटल T। Yes, sir. तो क्या हम फाइनली अब इस करंट को यूं लिख पाएंगे, E डिवाइडेड बाई टी? बट हम फिर फंस जाते हैं, हमारे पास T तो है नहीं, तो क्या करें? R by V. तो बच्चों इसमें सीधे सीधे ऐसे सोचें कि अगर आप स्पीड का या वेलोसिटी का इन इट्स मैग्नीट्यूड कह लीजिए जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, तो आपने तो यही लिखना होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा स्पीड तो v है, अगर सर्कल का डिस्टेंस तुम निकालते हो तो उसका सरकमफ्रेंस होता है, सर्कल Yes. का डिस्टेंस उसका सरकमफ्रेंस होता है, और एक सरकमफ्रेंस पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो प्रॉपरली अगर इस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है तो हम टाइम पीरियड के लिए सब्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे हैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। इसको लाके यहां रख दें इस करंट वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाई टी, हटा लें, उसकी जगह लिखें 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, which gives me a possibility of writing EV divided by 2 pi r. Now I have every possible data available with me. E 1.6 into 10 to the power minus 19, V चेक करें यहां पे 2.2 into 10 to the power 6, ठीक हो रही है बात? Yes, sir. Divided by 2 pi 3.14 r, the value of r is given to us, that is 5 into 10 to the power minus 11. अब ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर लें। पहले तो ये माइनस 11 जाएगा न्यूमरेटर में, अगर ये न्यूमरेटर में जाता है प्लस 11 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 17 प्लस 17 माइनस 19 माइनस 2, है ना? Yes, sir. नंबर्स हमें ऐसे मिल रहे हैं 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू ये सारी पावर्स हो गई -2। ठीक हो रही है बात? Yes, sir. मल्टीप्लीकेशन कर लें, डिवीजन कर लें, और फिर मुझे आप फाइनल आंसर बता दें, आपके ऊपर है अभी।
चलिए फटाफट काम करें। ट्वेंटी सेवन ओके, फाइनल आंसर बताएं आप। 27 you're saying? Yes. 27.632. Into 10 to the power minus 2। Yes, sir. गलत कर रहे हो। डिवीजन ठीक से करो। 27 कैसे आ सकता है बेटा? 1.6 है, 2.2 है, नीचे 5 से डिवाइड कर रहे हो, 3.4 से, नीचे वाले नंबर बड़े बड़े हैं सारे, क्या कर रहे हो? चेक कर लो। 11.2। ये होमवर्क है तुम्हारा, निकाल लेना आंसर आप लोग। 11.2 भी रॉन्ग है। अरे भाई डिनोमिनेटर देखो कितना बड़ा है। 0.0802. फिर 27, 0.0802. 0.8 0802. Into 10 to the power minus 2. यस, इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। हम इसे ठीक से एडजस्ट करें तो हम तकरीबन लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पियर। ये आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, और कैलकुलेटर का यूज करके आप पता है क्या कर रहे हो? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 कर रहे हो, इंटू फिर 5 कर रहे हो। ये गलत है। बाद में का नंबर इंटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में नहीं जा रहा है। वो ब्रैकेट के अंदर लेके ये नीचे का नंबर लिखना पड़ेगा अगर कैलकुलेटर से कर रहे हो तो। चोरी पकड़ी गई तुम्हारी, कैलकुलेटर से किया तुमने। चलो ठीक है। फाइंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ए मेटालिक वायर ऑफ डेंसिटी 10 टू द पावर 4। तो ये जो डेंसिटी है ना, ये डी है। एटॉमिक मास नंबर 100, ए 100। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इज 1। हर एटम के पीछे, सॉरी फॉर दैट, हर एटम के पीछे अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं कि भाई कितने फ्री हैं, तो वो 1 है। तो ये जो 1 है ना, ये x है। अब हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया पहले, Na(x)d डिवाइडेड बाय a। क्या कहते हो? Yes, sir. sir. चले नंबर लिखें सब कुछ। 6.02, 10, 23, x is 1, d is 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय, ये जो 100 होता है ना, ये यूजुअली ग्राम्स में होता है। एटॉमिक मास नंबर ना यूजुअली ग्राम्स में बताया जाता है। और हम लोग काम करते हैं सीजीएस सिस्टम में, सॉरी एमकेएस सिस्टम में, पूरा एसआई सिस्टम में, तो इसको ग्राम का किलोग्राम का कन्वर्जन देना पड़ेगा ना, इसलिए हमको यहाँ पे आगे 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक मास नंबर को। ये एक छोटी सी चीज आप हमेशा याद रखिए। इस तरीके से 100 कुछ भी देगा ना, 100, 20, 25, 1, 5, 10, 20, जो भी नंबर देगा वो ग्राम्स में होगा, एटॉमिक मास इन ग्राम्स। तो हमें उसे कन्वर्ट करना होगा किसमें? किलोग्राम्स में। दैट्स व्हाई वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर -3। ये चीज यहाँ पे याद रखें, नहीं तो फिर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा आपका। अच्छा अब देखो, ये -3, ये 100 से एडजस्ट हो गया, -1 हो गया, -1 ऊपर चला गया, +1, 5 हो गया, ये 5 और 23 सब मिला के कितना हुआ? 28. 28। यानी कि फाइनल आंसर आ गया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। गेटिंग इट राइट?
Yes, sir. Sir. आइए एक और देखते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। कॉपर हैज 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम। ये सेंटेंस में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जान रहे हो? x इज इक्वल टू 1, हर एक एटम के पीछे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट वी कॉल इज x ना, उसी चीज को तो हम x कॉल करते हैं। Yes. Yes. ये क्या है, व्हाट इज दिस? डेंसिटी। तो इस बार इस डेंसिटी को हम लिखें 8.89, देखें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बट ये नहीं चलेगा, वी नीड टू कन्वर्ट इट। अच्छा, अगर हम कन्वर्जन ना करें और सब कुछ ग्राम मोल इस हिसाब से चले तो भी चलेगा, कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है? Yes, sir. पूरा कन्वर्जन कर लेते हैं। सो ये हो गया 8.89 इंटू ग्राम का कन्वर्जन हो गया 10 टू द पावर -3। मीटर से सेंटीमीटर जाओगे तो क्या होगा, -3। अरे मीटर सेंटीमीटर Two. यार, क्या कर रहे हो? 2, उसका क्यूब। बहुत छोटी छोटी बातें समझाना पड़ रहा है यार तुमको। सेंटीमीटर से 6. मीटर में जाएंगे तो -2 का क्यूब क्या बनेगा वो? -6. -6 न्यूमरेटर में आ गया, +6 +6. -3 10 to the power 3. 3, यानी कि पूरा कन्वर्जन हो गया 8.89 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये सब याद भी होता है बच्चों को, लेकिन मैं हर चीज छोटी छोटी बात में आपके सामने रख रहा हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट कितना ही स्लो उससे कुछ मिस ना हो। अब इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है ए, कितना दिया हुआ है? 63.54, लेकिन ग्राम में है तो कन्वर्जन कर लें 10 टू द पावर -3 किलोग्राम पर मोल। अब आगे चल के ये बोल रहा है इफ कॉपर वायर हैज डायमीटर 1 mm एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड। तो अगर इसका डायमीटर 1 mm है तो इसका रेडियस कितना होगा? 0.5 mm। करंट आए Yes, sir. तो हमें ये पता करना है कि इसकी ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है। अब मैं कहता हूं यार ड्रिफ्ट स्पीड पे बाद में जाएंगे, पहले आप एन तो निकाल लें। एन तो निकाल लें आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो खत्म कर लें मामला आप। तो Yes, आपको sir. याद होगा, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Na एवोगाड्रोस नंबर x d, है ना, डिवाइडेड बाय a। Yes, sir. चलिए कैलकुलेशन निपटाना है आपको तेजी से। x का वैल्यू 1, 8.89 इंटू 10 टू द पावर प्लस में है 3 डिवाइडेड बाय a 63.54 इंटू 10 टू द पावर, ये भी हो गया -3। अब देखिए -3 न्यूमरेटर में चला गया, +3 +3 6 +6 23, 23 + 6 कितना हुआ? 29. 29। तो इंटू 10 टू द पावर 29 तो आ रहा है, चलो ये सब बात की बात है। अब सिर्फ करना है आपने ये कि 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 8.89 डिवाइडेड बाय 63.54। ठीक से करें ये। टेक योर टाइम। कितना होगा? 5351.78. 5353 नहीं, क्या कर रहे हो?
अरे भाई 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 8.89 डिवाइडेड बाय 63 करना है आपने। Zero point eight four. 0.84 multiplied by 10⁻²9। 0.84 क्या हो रहा है आप लोग? डिविजन ठीक से नहीं कर रहे, मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे। तो 0.84 इंटू 10⁻29 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉपर के पास। इसीलिए तो कहा जाता है कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, इजीली करंट फ्लो कराता है। देख लो 10⁻29 इतनी अवेलेबिलिटी है उसके पास। अच्छा, अब हमको निकालना है ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये सारा डेटा हमने यूज करना है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। तो ये सारा डेटा हमने यूज करना है। आपको याद होगा कि ड्रिफ्ट स्पीड का जब हमने फॉर्मूला बनाया, या चलो करंट का जब हमने फॉर्मूला बनाया था, ये शायद आपको जल्दी याद आ जाए। करेक्ट है? Yes, sir. ए इंटू वीडी। अब यहां तुम ए से कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो ए है ना बेटा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये ऐसी वायर होती है ना अपनी, ये इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए बोलेंगे। ओके। अब मैं Yes, sir. ये स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले अभी अभी हमने ए का इस्तेमाल किया था, तो वो जो ए था ये एटॉमिक मास नंबर था यार। यहाँ हमने थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करना है, मतलब हो सकता है कंफ्यूजन, तो हमने बराबर से इस चीज का ख्याल रखना है कि ये जो ए फैक्टर है, अब दोनों ए है, कुछ भी नहीं कर सकते हम इसको। ये वाला जो ए फैक्टर है ये एटॉमिक मास नंबर है, जबकि दूसरे वाले फॉर्मूले में जो ये वाला ए आ रहा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आप सोचो कि अगर इस वायर का रेडियस स्मॉल आर है, तो ऑब्वियस बात है बेटा, इस सिचुएशन में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सही चल रही है बात? Yes, sir. तो हम इस करंट को यूं लिख सकते हैं, ई एन पाई आर स्क्वायर वीडी। तो ये वीडी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं बेटा, तो ये हो जाएगा आई डिवाइडेड बाय ई एन पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन के गिवन डेटा को आप अच्छे से चेक करें। इसमें रेडियस हमको मिल चुका है, ये 1 mm उसका डायमीटर है, तो उसका रेडियस मैंने हाफ कर दिया 0.5 mm। ये n निकाल दिया हमने, ठीक है। तो अब हर चीज को प्रॉपर्ली पुटअप करना है। और इनफैक्ट मैं ये भी बताना भूल गया आपको, इसमें करंट भी गिवन है, देखो यहाँ पे ये रहा करंट 2 एम्पियर। तो इन चीजों को यहाँ अच्छे से पुटअप कर लें आप। तो वीडी क्या हो गया? 2 एम्पियर का करंट, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये n अभी तुमने निकाला था 0.84 इंटू 10⁻29 पाई 3.14 इंटू, अब ये प्लीज भूलो मत, रेडियस 0.5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर था, और उसका करना है स्क्वायर। तो लंबे चौड़े कैलकुलेशन है। अगर हम ये सारा कैलकुलेशन पूरा कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर रखा है, जस्ट फाइनल आंसर मेरे पास है, तो आप इसे क्रॉस चेक करें। 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये इसका एक्सपेक्टेड आंसर आ जाएगा। ओके, विद Yes, ऑल sir. सॉर्टेड आउट। ठीक हो रही है बात? Yes, sir. आइए आज के लिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप उसी वक्त सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इन लिटरल मीनिंग ड्रिफ्टिंग समझ में आएगी कि हो कैसे रहा था सब कुछ। आपको ये समझ में आएगा ना, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो ये पूछ रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन टाइम इंटरवल इन विच इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर अलोंग द वायर। बात को समझो। Find the approximate total distance traveled by the electron in the time interval in which its displacement is 1 meter। अब देखो कहानी पूरी समझो अच्छे से, कि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां कहीं है, ये कंडक्टर है मान लो यहां पे ऐसा। तो ये इलेक्ट्रॉन असलियत में चलता कैसे है? क्या ये इलेक्ट्रॉन पूरी ईमानदारी से ऐसे सीधा सीधा चलता जाएगा? बोलो। No.
No. इवन दो हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, क्या ये सीधा चलेगा? No. नहीं, सीधा नहीं चलेगा ये। तो चलो मानते हैं कि ये कंडक्टर ऐसा बड़ा सा, मैं दिखा दूं, यहाँ पे ये कंडक्टर है और ये ऐसा लंबा चौड़ा, ऐसा बहुत बड़ा सा कंडक्टर है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब ऑफ कोर्स इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके 1 मीटर आगे पहुंचा। लेकिन क्या ये, मैं फिर सवाल करूं, क्या ये बिल्कुल ऑनेस्टली ऐसा सीधा सीधा चल के 1 मीटर आगे पहुंचा था क्या? No. नहीं, बल्कि इसके साथ क्या हुआ था जानते हो? इधर गया, है ना, Yes, sir. ऐसे, इधर गया, इधर गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर हो सकता है यूं वापस आए, फिर यूं जाए, फिर यूं जाए, फिर हो सकता है फिर यूं वापस आए और फिर यूं जाए, और हो सकता है फाइनली वो यहां पहुंच जाए। तो अगर हम इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को पूरा चेक करें, पूरा यहां से लेके यहां तक, तो ये जो ड्रिफ्ट कर गया ना, ये कितना मीटर ड्रिफ्ट किया? 1 meter. 1 meter. लेकिन इसकी ड्रिफ्टिंग ऐसे सीधे रास्ते से नहीं हुई थी। थर्मल वेलोसिटी, एक्साइटेशन, इधर से उधर आड़ा टेढ़ा जम कर रहा, टकरा रहा, कोलिजन कर रहा, नाचते गाते जा रहा है। समझे बात को? Yes, sir. अब इसमें ना दो वेलोसिटीज काम कर रही हैं, दो वेलोसिटीज। ये जो आड़ा टेढ़ा इधर उधर चल रहा है, ये जो थर्मल वेलोसिटी है ना, ये जो रैंडम डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये थर्मल वेलोसिटी से चल रहा है। आपको पता होना चाहिए ये 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इधर उधर नाचने की इसकी। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो थोड़ा करते 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 आगे जा रहा है ना, जिसे हम ड्रिफ्टिंग कहते हैं, ये 1 मीटर जो ड्रिफ्ट करा है, इसकी स्पीड 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड है, अगर तुमको समझ में आता है तो। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं सबसे पहले ये निकालता हूं कि इसने टाइम कितना लिया यहां से यहां जाने के लिए। पहला टास्क मेरा टाइम। तो बेटा मैं लिखूंगा कि भाई इसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, डिस्टेंस लिया जो भी है, डिवाइडेड बाय इसकी करस्पॉन्डिंग स्पीड कितनी थी वो डिस्टेंस को कवर करते हुए। तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 meter. 1 meter. स्पीड से 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10 to the power 5. 10 टू द पावर -4 से। 10 to the power 5. अगर तुम 5 बोल रहे थे तब तो तुमने थियरी पूरी फ्लैट कर दी, तुमने पूरी थियरी सुला दी, तुमने फ्लैट कर दी तुमने पूरी थियरी को, सारे एक्सप्लेनेशन। 10 to the power 1. 1, ये भी गलत है। 10 to the power -4. हाँ, आप खाली चांस लेते जा रहे हो, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो, समझे क्या फिर तुम? समझ में क्या आया तुम्हारे? तुम्हें एक बात अच्छे से दिमाग में बिठानी है कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर जाता है, उसकी स्पीड क्या है? 10 to the power 5. और रैंडमली इधर उधर जाते जाते समय जब हमने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो थोड़ा आगे खिसकता है, उसे ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। उसकी स्पीड कितनी है? 10 to the -4. -4. अब जैसे बारात चल रही है, सारे बाराती नाच रहे हैं, बहुत नाचते वो, थोड़ी देर के बाद देखे तो थोड़ा आगे भी गए हुए होते हैं ना। Yes, sir. हाँ, तो वो जो थोड़ा सा आगे गए हुए होते हैं ना, वो ड्रिफ्टिंग है। और जो वो नाचने में एनर्जी खर्च कर रहे हैं ना, वो ये थर्मल एक्साइटेशन है। Yes, sir. तो जो वो आड़े टेढ़े इधर उधर जा रहे हैं ना, वो 10 टू द पावर 5 से हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो वो थोड़ा आगे खिसक रहे हैं ना, वो 10 टू द पावर -4 से हैं। तो हम इफेक्टिवली कितना आगे आए? 1 meter. 1 meter. 1 meter. कितनी स्पीड से आगे आए? 10 to the power 10 to the power -4. से। तो ये आ गया नीचे इसका स्पीड 10 टू द पावर -4। अब ये टाइम का कैलकुलेशन हो गया 10 टू द पावर 4 सेकेंड। देख लो कितना ज्यादा टाइम लगेगा 1 मीटर आगे जाने को। अब टोटल डिस्टेंस कितना इसने कवर किया? 1 meter. नहीं, टोटल डिस्टेंस, इस जुमले को जरा ध्यान से सुनो। इधर गया,
इधर गया, Move into time. इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, हर कदम गिनो उसका, ये भी गिनो, 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 ये सब गिनो। तो ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाना कितनी देर तक चलता रहा? टाइम कितना था? 10 to the power 4 second. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। अब कितनी स्पीड से इधर उधर जा रहा था? 10 to the power 5. कितनी देर तक ये चलता रहा? हाँ, टोटल डिस्टेंस कितना चला? मतलब कितना जान रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर। अब तुम बोलेंगे सर 1 मीटर तो आगे गया। अरे 1 मीटर इफेक्टिवली ड्रिफ्ट किया है, लेकिन नाचा कूदा कितना ना? Yes, यहाँ sir. था, यहाँ दिख रहा बाद में। क्या ईमानदारी से सीधे रास्ते पे चला क्या? No. No. 50 जगह उछल कूद करके इधर उधर गया है, तो वो सब गिनो, इधर गया, उधर गया, उधर गया, इधर गया, इधर गया, उधर गया, उधर गया, उधर गया, और फिर फाइनली उधर आया एट द एंड। ये जो मैं 2 दिन से तुमको समझा रहा हूँ ना, ये इस न्यूमेरिकल में सब आ गया, उसकी थियरी। ईमानदारी से बताना, सब कुछ समझ आ गया ये? Yes, sir. Yes. ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, रुक जाते हैं यहाँ पर।